नमस्कार। आज हम एक खास इन्वेस्टिगेशन के नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है लाल विश्वासघात। तो चलिए बिना देर किए सीधा इसके सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही चुभते हुए सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि क्रांति यानी रेवोल्यूशन की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? और यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी जांच की जड़ है, उसकी बुनियाद है। एक ऐसा सवाल जो हमें इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए ना एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है सबॉल्टर्न। इस सोर्स के मुताबिक सबॉल्टर्न कौन है? ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, हाशिए पर हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है। और विडंबना देखिए, इन्हीं लोगों के नाम पर अक्सर क्रांति का बिगुल फूका जाता है। और बस यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा, सबसे कोर आर्ग्यूमेंट सामने आता है। सोर्स का दावा ये है कि जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं ना, जिन्हें एलीट्स मतलब ऊंचा तबका लीड करता है, वो हमेशा, और ये शब्द जरूरी है, हमेशा उन्हीं गरीबों को धोखा देते हैं और उन्हीं की बलि चढ़ाते हैं जिनका मसीहा होने का वो दावा करते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट को, इस तर्क को समझने के लिए चलिए सबसे पहले इतिहास के कुछ बहुत बड़े और भयानक उदाहरणों को देखते हैं। ये वो दौर था जब अकाल और फायरिंग स्क्वाड का बोलबाला था। ये नंबर देखिए, 70 लाख। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। सोर्स के मुताबिक स्टालिन के होलोडोमोर के वक्त यूक्रेन में भूखमरी से मरने वालों की संख्या का जो अपर एस्टिमेट है वो 70 लाख तक था। और ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक सोची समझी बनाई हुई भूखमरी थी। और यहाँ पर ना एक बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। जांच बताती है कि एक तरफ क्रेमलिन में बैठे कम्युनिस्ट एलीट्स थे जो विदेशों से मंगाए गए लजीज खाने और अपनी प्राइवेट ट्रेनों का मजा ले रहे थे, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ यूक्रेन के किसान थे जो घास और चमड़ा खाने पर मजबूर थे। और इतना ही नहीं, उन्हें अपने ही गांव में कैद कर दिया गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स हमें आगे बताता है कि माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से जो मौतें हुईं, उनका अनुमानित आंकड़ा 4.5 करोड़ तक पहुंच गया। सोचिए, 4.5 करोड़। एक और बहुत बड़ी त्रासदी जिसका सबसे ज्यादा कहर किसानों पर ही टूटा। ये टाइमलाइन देखिए, सोर्स के मुताबिक ये चीन में धोखे के एक पैटर्न को दिखाती है। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नारा दिया गया, किसानों को जबरदन कम्यून में भेजा गया, और नतीजा करोड़ों लोगों की मौत। और फिर देखिए, कई दशक बाद 1989 में जब स्टूडेंट्स और मजदूर अपने ही देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हीं पर टैंक चढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा, दुनिया के इन बड़े बड़े उदाहरणों के बाद ये इन्वेस्टिगेशन अब भारत की तरफ मुड़ती है, और यहाँ खून के निशानों की एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। हम बात कर रहे हैं मरी छापी नरसंहार की। सोर्स इसे भारतीय इतिहास की उन घटनाओं में से एक बताता है जिसे सबसे ज्यादा दबाया गया। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे जानबूझकर लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश की गई। देखिए कि ये हुआ कैसे। सोर्स के मुताबिक पहला कदम, वादा। लेफ्ट फ्रंट ने दलित शरणार्थियों को बंगाल आने का न्योता दिया। दूसरा कदम, बसावट। लगभग 40,000 शरणार्थी मरिच झापी में आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। तीसरा कदम, घेराबंदी। अब वही लेफ्ट सरकार सत्ता में है और वो 15 दिनों की आर्थिक नाकाबंदी कर देती है। और चौथा कदम, सफाया। हजारों लोग भुखमरी, हैजा और फिर पुलिस फायरिंग में मारे जाते हैं। और सोर्स का कहना है कि ये पैटर्न कथित तौर पर दशकों बाद भी चलता रहा। 2007 में नंदीग्राम में हुई हिंसा को ही ले लीजिए। इसके बाद सोर्स पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री का एक सीधा कोट सामने रखता है। हिंसा को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा था, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है। तो सवाल उठता है कि नंदीग्राम में आखिर हुआ क्या था? सोर्स के मुताबिक एक कॉरपोरेशन के लिए जमीन लिए जाने का विरोध हो रहा था। पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए। लेकिन आरोप इससे कहीं ज्यादा संगीन है। आरोप ये है कि गांव वालों को डराने धमकाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और गुंडों ने सामूहिक बलात्कार जैसे अपराध किए। सोर्स इसे गरीब समर्थक सरकार का अपने ही वोटरों के खिलाफ एक तरह का युद्ध बताता है। अच्छा, ये पैटर्न आज के दौर में कैसे दिखता है? इसे समझने के लिए इन्वेस्टिगेशन हमें नक्सलवाद जैसे आधुनिक आंदोलनों की तरफ ले जाती है, और इसे वो एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास कहती है, गरीब द्वारा गरीब की हत्या। यहाँ भी सोर्स एक बहुत साफ फर्क दिखाता है लीडरशिप और फुट सोल्जर्स के बीच। एक तरफ हैं शहरी एलीट्स
जिनके बच्चे, ऐसा कहा जाता है, दुनिया के टॉप स्कूलों में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ है गरीब आदिवासी जिन्हें महज एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये आंकड़ा ये इस विरोधाभास को और भी ज्यादा साफ कर देता है। सोर्स का दावा है कि नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों में से 60% से ज्यादा खुद आदिवासी ही हैं। और उन्हें पुलिस का मुखबिर क्यों कहा जाता है? अक्सर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने गांव में एक स्कूल या एक सड़क चाहते थे। इन्वेस्टिगेशन में आंदोलन के अंदर होने वाले शोषण की बातें भी सामने आई हैं, जैसे सरेंडर करने वाली महिला कैडरों ने सीनियर कमांडरों पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। ये भी कहा गया है कि आदिवासी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था और आदिवासी बच्चों को बाल सैनिक या फिर आत्मघाती हमलावर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे सबूत, ये सारी कहानियां, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। और इसी को ये जांच कहती है विश्वासघात का चक्र, द साइकिल ऑफ बिट्रेयल। और ये टेबल एक तरह से इस पूरी पड़ताल का सार है। ये पूरे आर्ग्यूमेंट को एक ही नज़र में हमारे सामने रख देती है। जांच का कहना है कि चाहे स्टालिन का दौर हो या माओ का, बंगाल का लेफ्ट शासन हो या आज के रैडिकल आंदोलन, पैटर्न एक ही है जो बार बार दोहराया जाता है। निशाना कौन बनता है? हमेशा सबॉल्टर्न, गरीब किसान, दलित शरणार्थी, आदिवासी। और इसका फायदा किसे मिलता है? एलीट वर्ग को। फायदा किस रूप में? सत्ता, पूरा कंट्रोल और कभी-कभी तो बस फंडिंग और शोहरत। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे कड़वा, सबसे चुभने वाला निष्कर्ष क्या है? वो ये है कि एलीट क्रांतिकारी जो क्रांति की बातें करता है, वो कभी क्रांति में मरता नहीं। असल में गरीबों को बस एक पॉलिटिकल करेंसी की तरह, एक तरह की राजनीतिक मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी बलि देकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। और यहीं पर ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर सबाल्टर्न यानी वो सबसे गरीब और दबे कुचले लोग ही क्रांति की मुद्रा हैं, तो फिर उस बदलाव की, उस चेंज की अंतिम कीमत क्या है?